नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रजनीकांत लाटा और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल परीक्षा मित्र पे। आज हम बात करने वाले हैं इंटरनेशनल अफेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू से अफ़गानिस्तान में शांति की जो वार्ता चल रही है उससे संबंधित। और सवाल यह है कि क्या अफ़गानिस्तान में शांति स्थापित हो पाएगी, देखेंगे इस पूरे आर्टिकल के थ्रू। आर्टिकल लिखा है संजीव पांडे जी ने और इसमें यह बताया जा रहा है कि जब कभी भी अफ़गानिस्तान में अगर शांति की बातचीत होती है तो उसमें कहीं ना कहीं पेचीदगियाँ बहुत बढ़ती चली जाती है और कहीं ना कहीं संशय बना रहता है, डाउट बना रहता है कि वाकई में अफ़गानिस्तान में शांति बन पाएगी कि नहीं। देखिए, अभी जो शांति वार्ता की शुरुआत है वो देखी जा सकती है 2020 में सितंबर में, जब दोहा समिट हुआ था। दोहा में एक वार्ता शुरू हुई थी जिसमें एक तरफ अफ़गानिस्तान की जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, जो प्रतिनिधि सरकार है, और दूसरी तरफ है तालिबान। दोनों के बीच में बातचीत होनी शुरू हुई थी। तब यूँ लग रहा था कि कहीं ना कहीं कोई अच्छा आउटकम, कुछ ना कुछ अच्छा रिजल्ट, परिणाम निकल के आएगा, पर अभी तक कुछ भी उत्साहजनक नहीं हो पा रहा है। शांति वार्ता में अभी भी कहीं ना कहीं विश्वास की कमी देखी जा रही है। एक तरफ जहां तालिबान अफ़गानिस्तान सरकार के नीचे अपना काम नहीं चलाना चाहता, तो दूसरी तरफ अफ़गानिस्तान की सरकार तालिबान को लीडर नहीं बनने देना चाहती। फिर तीसरा ऑप्शन ये बचता है कि कहीं दोनों मिलकर के कोई अंतरिम सरकार बना करके फिर एक बार शुरुआत करें, तो उसमें भी कहीं ना कहीं अफ़गानिस्तान की सरकार के जो मेन लीडर हैं, अभी जो प्रेसिडेंट हैं, वहाँ के राष्ट्रपति हैं अशरफ गनी, वो मना कर रहे हैं। तो ऐसे में आप देखो कि बातचीत बहुत हुई, पर एक बात ये क्लियर हुई है कि कोई भी पक्ष जो है वो लचीला रुख नहीं दिखा रहा है। इसके चलते डाउट्स लगातार बन रही है। तो बात ये आ जाती है यहाँ पर कि अभी इक्वेशन क्या बन रही है उसको हम थोड़ा सा समझ लें। मेन जो विवाद है वो क्या है? सिंपल, निर्वाचित सरकार और तालिबान के बीच में सत्ता को लेकर कि भाई लीडर कौन बनेगा। जो चीज़ मैंने आपको पहले ही बता दी कि तालिबान भी निर्वाचित सरकार की लीडरशिप नहीं चाहता, तो निर्वाचित सरकार है वो तालिबान की लीडरशिप नहीं चाहती है। और दूसरी तरफ अगर दोनों मिलकर के कोई अंतरिम सरकार बनाए तो उस पर भी कोई प्रॉपर सहमति नहीं बन पा रही है। तो कहने का मतलब ये है कि अफ़गानिस्तान में अगला जो राजनीतिक प्रशासनिक ढांचा होगा वो कैसा होगा, इस पर अभी तक कोई सहमति नहीं बन पाई है। और अभी जो पूरा सिनेरियो बना हुआ है इसमें लग भी रहा है कि कोई आसार आगे बनने वाले भी नहीं हैं। पर इस चीज़ में तीन तरह के प्रस्ताव है। तीनों चीज़ें हमने ऑलरेडी देख ली है, जिसमें तालिबान लीड कर ले, सरकार पीछे हो, एक हो तालिबान सरकार की लीडरशिप में पीछे हो, या फिर दोनों मिलकर के कोई अंतरिम सरकार बना ले। पर इन तीनों मुद्दों पर कोई कंसेंसस, कोई सहमति नहीं बन पा रही है। देखो, दोहा में जो बातचीत अभी चल रही है उससे उम्मीदें तो बहुत सारी हैं, पर सवाल ये आ रहा है कि क्या दोनों पक्ष अगर कोई भी अपनी तरफ से कोई भी स्मूथनेस या फिर कोई भी लचीलापन अगर नहीं दिखाएंगे तो क्या वाकई में कोई रिजल्ट निकल पाएगा? तो चांसेस ये हैं कि बेनतीजा ही बनी रहने वाली है ये बातें, क्योंकि अभी तक 6 महीने में कई दौरों की बातचीत हो चुकी है। पर अभी भी एक तरफ तो एक तबका जो है तालिबान में, वो तो अशरफ गनी को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा रहा है, तो दूसरी तरफ तालिबान की जिम्मेदारी भी ठहराई जा रही है कि तालिबान जो है वो कहीं ना कहीं इस पूरी समस्या को ख़त्म करने के लिए तैयार नहीं है। तो मतलब दोनों तरफ में, दोनों पार्टीज़ के ऊपर एलिगेशंस, मतलब कहीं ना कहीं आरोप लग रहे हैं, पर वही चीज़ है कि दोनों में लचीलापन भी नहीं देखने को मिलेगा। तो कैसा आउटकम आप अचीव कर पाओगे? अगर हम वहाँ के लोकल लोगों की बात करें तो जो अभी पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप जो नया आने वाला है वहाँ पर, तो सबसे बड़ी बात तो ये आती है कि तालिबान जो अफ़गानिस्तान में एक इस्लामिक व्यवस्था लेकर के आएगा, शरीयत कानून। अब शरीयत कानून के तहत आपको पता ही है कि वहाँ पर महिलाओं को फ्रीडम बिल्कुल नहीं दी जाती है। तो इसी के चलते अफ़गानिस्तान में एक ज़बरदस्त विरोध का सामना करना पड़ रहा है तालिबान को। अब आप देखो, जब नॉर्मल जनता में ही अगर तालिबान के अगेंस्ट में ज़्यादा विरोध हो रहा है, तो ऐसे में आप एक चीज़ बताओ कि क्या तालिबान चुनाव लड़ने की इच्छा रखेगा? क्या चुनावों में अपनी चुनाव प्रचार करके फिर चुनाव करवाना चाहेगा? बिल्कुल भी नहीं। तालिबान का रूल जब 1996 से लेकर के 2001 तक रहा था, तब तक आप देखोगे कि वहाँ पर शरीयत लॉ के बेसिस पे ही कानून चल रहे थे, जिसमें औरतों को बिल्कुल भी स्वतंत्रता नहीं दी जाती थी, उनको कोई भी लिबर्टी नहीं दी जाती थी। तो ऐसे में महिलाएं कहीं ना कहीं ज़्यादा आवाज़ उठा रही हैं। बिल्कुल भी लड़कियां या फिर जो महिलाएं हैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि तालिबान का रूल आए। आप देखोगे कि इसका सबसे लेटेस्ट एग्जांपल आप देखोगे कि अभी काबुल में, ठीक है, लड़कियों के एक स्कूल पर आत्मघाती बॉम्ब का अटैक होता है और उसमें 60 से ज़्यादा लोगों की डेथ होती है। तो ये सिग्नल क्या था कि अब लड़कियों को आप बाहर मत निकलने दो। ये बहुत ज़्यादा रेट्रोस्पेक्टिव हो जाएगा, बहुत ज़्यादा एक तरीके से आत्मघाती साबित हो सकता है। तो ऐसे में लड़कियों को फ्रीडम ना देना, उसको स्कूल जाने से रोकना, ये सारे प्रोविजन है तालिबान का जो इस्लामिक व्यवस्था है ना,
इस्लामिक सिस्टम, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो इसके लिए कहीं ना कहीं देखो, महिलाएं जो हैं, अफगानिस्तान की महिलाएं, वो बिल्कुल भी नहीं चाहती हैं कि तालिबान का रूल आए, क्योंकि महिला की स्वतंत्रता अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा उठ करके शांति वार्ता में चल भी रहा है, जहां पर अफगानिस्तान की सरकार लगातार एक ही बात बोल रही है कि महिलाओं को फ्रीडम मिलनी चाहिए, लिबर्टी मिलनी चाहिए, तो दूसरी तरफ तालिबान ये कहता है कि हम तो यहाँ पर इस्लामिक व्यवस्था लेकर के आएंगे। तो ऐसे में महिला स्वतंत्रता एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा बन के निकल रहा है इस पूरी बातचीत के अंतर्गत। इसके अलावा अफगानिस्तान, आपको पता होना चाहिए कि एक ट्राइबल कंट्री है, मतलब बहुत सारी वहाँ पर जनजातियाँ रहती हैं और उन जनजातियों का पूरा ग्रुप मिलकर के अफगानिस्तान बनाता है, जिनमें इंपॉर्टेंट जनजातियों की बात करो तो एक तरफ उज्बेक है, तो एक तरफ ताजिक है, तो एक तरफ हजारा है। ये जनजातियाँ भी कहीं ना कहीं तालिबान के वर्चस्व के खिलाफ एकजुट होती हुई दिखाई दे रही है। मतलब लोकल्स में, महिलाओं में भी एक्सेप्टेंस नहीं है तालिबान की, तो दूसरी तरफ जो कम्युनिटी है वहाँ पर भी कहीं ना कहीं तालिबान अपना कॉन्फिडेंस ख़त्म कर चुका है। एक तरफ जहां अमेरिका ने अपने सैनिकों को निकालने की बात की, तो उसका रिजल्ट क्या रहा कि जैसे ही निकलने की शुरुआत हुई 1 मई से, तो आत्मघाती हमले अपने आप ही शुरू होने लगे और तालिबान अपना आक्रामक रुख फिर से दिखाने लग गया। और इससे कहीं ना कहीं एक संदेह पैदा होने लग गया, डाउट होने लग गया कि अगर तालिबान अगर रूल में आ जाता है तो हश्र क्या होगा तालिबान अफगानिस्तान का। ये बहुत बड़ी सवाल है। इसके अलावा शांति वार्ता अगर कहें भी तो अफगानिस्तान में भी शांति वार्ता तो एक तरफ तो तालिबान कर रहा है दोहा में जा जाके, पर इधर पीछे से अटैक भी कर रहा है, जबकि सीज फायर साइन हो चुके हैं कि गोलीबारी अब नहीं की जाएगी, उसके बावजूद भी वो अटैक करते रहते हैं। अब आप एक चीज़ देखो कि तालिबान अफगानिस्तान में अपनी पकड़ भी बनाना चाहता है, और दूसरी तरफ आप देखोगे तालिबान जो है वो पाकिस्तान के साथ में भी सलाह मशविरा करता है। और एक स्टेटमेंट आपने जरूर सुना होगा कि हम पाकिस्तान की डोमिनेंस नहीं मानते, या फिर हम पाकिस्तान के हाथों की कठपुतली नहीं है, जो पाकिस्तान चाहेगा वो हम करेंगे। तो ऐसे में दोगलीपंथी आ रही है, यहाँ पर दोगलापन आ रहा है तालिबान का। दूसरी तरफ देखो तो ईरान और रूस के साथ में भी तालिबान के लगातार संपर्क बढ़ते चले जा रहे हैं। तो ऐसे में पाकिस्तान, ईरान, रूस, इनके साथ में तालिबान की एंगेजमेंट और साथ में शांति वार्ता की बात करना, और साइड में आप लगातार आत्मघाती हमले करवाते जा रहे हो, तो इसका मतलब क्या समझा जाए कि तालिबान जो है वो कहीं ना कहीं अभी अपने मन में कुछ ना कुछ कॉन्स्पिरेसी, कुछ ना कुछ षड्यंत्र लेके चल रहा है, जो हो सकता है अफगानिस्तान की जनता के लिए घातक साबित हो। आप देखो कि तालिबान के कमांडर्स हैं, उनको क्या संदेश मिला हुआ है कि विदेशी आतंकियों को शरण नहीं दे, पर रियलिटी क्या है, भीतर ही भीतर तालिबान जो है वो इस तरीके के आदेश को इग्नोर भी करके चल रहा है। नहीं, हमारा रूल क्या है, इस्लामिक जो हमारा वर्ल्ड है उसको हम एक्सपेंड करना है, एक्सट्रीमिज्म पे काम करने की पूरी वो है कि हम कैसे भी करके इस्लामिक सिस्टम को ही इंट्रोड्यूस करेंगे। देखो, दोहा में जो वार्ता चल रही है इसमें पाकिस्तान की भूमिका को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं की जा सकती है। आज पाकिस्तान का नज़रिया एकदम साफ और स्पष्ट है अफगानिस्तान को लेकर। ऐसे में क्या है कि एक तरफ पाकिस्तान की सेना है जो कि वहाँ की सरकार की भी नहीं चलने देती, तो दूसरी तरफ वहाँ की इंटेलिजेंस एजेंसी है आईएसआई। दोनों का ये कहना है कि अफगानिस्तान जो है सबसे करीबी पड़ोसी देश है, तो वहाँ पर कोई भी अगर आर्थिक, राजनीतिक रूप से कोई भी अगर कदम उठाए जाते हैं और कोई भी नए बदलाव आते हैं तो उसका असर बोला हमें हमारे यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ऐसे में अफगानिस्तान की जो मजबूती है वो बने रहना बहुत ज़रूरी है। आप देखोगे अफगानिस्तान में सबसे मजबूत जनजाति कौन सी है, पश्तून, और पश्तून जनजाति के एक बहुत बड़ा जो ग्रुप है वो पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा प्रोविंस में रहता है, जो कि पाकिस्तान के साथ में बॉर्डर शेयर करता है। तो ऐसे में दोनों तरफ, अफगानिस्तान और पाकिस्तान की तरफ रोटी बेटी का रिश्ता है, समझ गए। तो इस रिश्ते को लेकर के पाकिस्तान जो है वो किसी भी केस में काबुल में अपने हितों की कुर्बानी नहीं दे सकता और ना ही वो देना चाहेगा। देखो, एक चीज तो जब से डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने थे यूएसए के, और उसके पहले भी, और सही में इमरान खान के भी हमने कई स्टेटमेंट सुने, आपने भी सुने होंगे कि अमेरिका के हाथे पाकिस्तान ने अपनी पूरी इमेज, अपनी पूरी जो एसेट्स थी बोला पूरी लॉस कर दी अपनी, ठीक है। तो अभी अमेरिका की जो कूटनीति है, अमेरिकन डिप्लोमेसी के ऊपर पाकिस्तान को देखो पहले भी डाउट था, पर पहले तो क्या फंडिंग अच्छी खासी आती थी तो ये लोग ओपनली नहीं कह पाते थे। अब क्या है, फंडिंग रोक दी है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं ऑब्जेक्शन सीधा का सीधा ये ओपनली करते हैं कि भाई अमेरिका तो बिल्कुल बेकार देश है, ऐसे करके। वो बात अलग है कि अपनी एंगेजमेंट को बढ़ाने के लिए, अभी आपको मैं लेटेस्ट न्यूज़ बताऊं उसमें ये चल रहा है कि पाकिस्तान जो है वो अभी ये कह रहा है कि हम सिक्योरिटी टाइज रखेंगे अमेरिका के साथ में, ना डिफेंस टाइज रखेंगे हमारे अमेरिका के साथ में, हमारी एंगेजमेंट अमेरिका से रहेगी इकोनॉमिक टर्म्स पे। तो सवाल ये आ जाता है कि फिर एंगेजमेंट ही क्यों रखते हो,
तो कहने का मतलब ये है कि अमेरिका पे डाउट भी है, क्योंकि अमेरिका ने जो कुछ भी किया है वो अपने खुद के इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए पाकिस्तान को यूज़ किया है। तो पाकिस्तान कहीं ना कहीं अपने सिक्के खुद के हिसाब से चलाना चाहता है अफगानिस्तान में, पर अमेरिका से दुश्मनी भी नहीं ले सकता, दोनों चीज़ें हैं। तो ऐसे में पाकिस्तान जो है वो एक सोच समझ करके अपने इंटरेस्ट को अपहेल्ड करने की कोशिश कर रहा है, अपनी ज़रूरतों को, अपनी आवश्यकताओं को और अपने हितों को ध्यान में रख करके आगे बढ़ रहा है। देखो अमेरिका ने तो बार बार झटके दिए हैं, चाहे वो बराक ओबामा हो। देखो अमेरिका में दो पार्टीज है मेनली, डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स। अब इनमें से कोई सी भी पार्टी का रूलर वहां पे प्रेसिडेंट बनता है, जैसे अभी जो है डेमोक्रेट है जो बाइडन, रिपब्लिकन थे डोनाल्ड ट्रंप, तो इनकी बोले शब्द शैली में ही थोड़ा सा डिफरेंस दिखता है, वर्डिंग में थोड़ा सा डिफरेंस दिख जाए, बाकी अप्रोच जो है ना वो मिडिल ईस्ट अफगानिस्तान को लेकर के सेम ही है। मिडिल ईस्ट का मतलब हो गया मध्य पूर्व, जिसमें आपके गल्फ कंट्रीज आ जाते हैं, सारे के सारे जो खाड़ी देश आ जाते हैं। तो बोला पश्चिमी एशिया में अमेरिका की कूटनीति जो है ना वो इन पार्टीज के द्वारा डिसाइड नहीं की जाती है। बोला राष्ट्रपति कोई भी बने, अमेरिका में एक डीप स्टेट है। डीप स्टेट का मतलब आप यहां पे समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से, अच्छे तरीके से समझाया यहां पे राइटर ने, कि डीप स्टेट का मतलब हो गया एक वो समूह जो गुप्त रूप से राज्य की नीतियों को प्रभावित करता है, चाहे सत्ता में कोई सा भी दल काबिज हो। और ये चीज तो हमने भी देखी है कि डोनाल्ड ट्रंप ने तो चलो ओपनली सारी की सारी बातें कह दी थी कि हाँ हम बिल्कुल एंगेजमेंट नहीं चाहते, हम तो विड्रॉ करेंगे। अब जो बाइडेन भी एग्जैक्टली वही चीज़ तो कर रहे हैं ना, फर्क इतना सा है कि अब उनकी भाषा शैली है वो नरम है, जैसे कि ओबामा की हुआ करती थी। पर ओबामा ने टारगेट क्या था, कैसे भी करके अफगानिस्तान की ज़मीन से टेररिज्म को ख़त्म करना। पर वो बात अलग है कि 20 साल तक की लंबी लड़ाई 2001 से लेकर 2021 तक की, अमेरिका ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च किए हैं, उसके बावजूद कोई सफलता वहाँ पर मिली नहीं है। तो सवाल यहाँ पर क्या आ जाता है कि पश्चिमी एशिया में दोनों तरफ की जो नीतियां हैं वो एक जैसी रहती हैं, और वो ये रहती है कि कैसे भी करके अमेरिका अपने इंटरेस्ट को कैसे प्रोटेक्ट करे। अब तालिबान के साथ अगर कोई बातचीत हो रही है तो उसमें मेन जो बात रखी जा रही है ना अमेरिका के साथ, अमेरिका के द्वारा, वो ये चीज़ आ रही है कि आपकी धरती पर से विदेशी कोई भी आतंकवादी संगठन ऑपरेट नहीं करना चाहिए, और हमारे यहाँ पर या हमारे जो दोस्त लोग हैं अमेरिका और अमेरिका के अलाइज जो हैं, बोलो उन कंट्रीज़ पे कोई अटैक नहीं होना चाहिए आपकी धरती से। पर आप देखो कि कहीं ना कहीं अफगानिस्तान अफगानिस्तान के लिए जो अमेरिका का बिहेवियर रहा है वो कुछ देखने में तो आपको लगा होगा कि कहीं ना कहीं अमेरिका हमेशा से एक स्मूथ अप्रोच रखा है, बट रियल में होता क्या है, अफगानिस्तान को धमकाने में कभी भी अमेरिका पीछे नहीं रहा है, चाहे वो तालिबान हो, चाहे वहाँ की रूलिंग पार्टी, चाहे अशरफ गनी खुद ही क्यों ना हो। अब इसमें होता क्या है कि अफगानिस्तान में अगर चाहे रूलिंग कोई भी, उनको धमकाने का जो मुद्दा है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि अमेरिका अपने हितों को साधता है, और वो साधने का तरीका क्या है कि जितना ज़्यादा पश्चिमी एशिया अशांत रहेगा उतनी ज़्यादा अमेरिका की पकड़ चलेगी। जिसका इक्वेशन मैं आपको छोटा सा बताता हूँ, जो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, जो हमने प्रीवियस संडे को डिस्कस किया था, कि ईरान और सऊदी अरब के बीच में जो टकराव है उसमें अमेरिका का बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि एक तरफ जहाँ पर सऊदी अरब जो है वो सुन्नी कम्युनिटी डोमिनेटेड है, तो जहाँ पर ईरान जो है शिया कम्युनिटी डोमिनेटेड है। तो इनमें जो कॉन्फ्लिक्ट है ना, उस कॉन्फ्लिक्ट को या उस कलह को अमेरिका बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होने देना चाहता, क्योंकि सऊदी अरब को फिर बाद में सप्लाई करता है वेपन्स की, हथियारों की सप्लाई की जाती है, और हथियारों की सप्लाई जब रुक जाएगी तो अमेरिका की रोजी रोटी कैसे चलेगी। तो इसमें कहीं ना कहीं ये जो डिस्प्यूट है ना शिया सुन्नी का, इधर देख लो फ़िलिस्तीन का, और उसके साथ में इजराइल का देख लो, फ़िलिस्तीन का इजराइल के साथ में डिस्प्यूट है, उसमें भी कहीं ना कहीं अमेरिका को क्या फ़ायदा होता है कि वो अपने हथियार बेच सकता है। फिर इसके अलावा जैसे हमने बहुत बार देखा कि पाकिस्तान का रोल बहुत ज़्यादा हो रहा है, अभी जो शांति वार्ता की बात हो रही है ना, क्योंकि स्टेबल अफगानिस्तान है ना वो पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पाकिस्तान क्या मानता है कि सबसे करीबी पड़ोसी अगर हमारा कोई है तो वो अफगानिस्तान है, और वहाँ पर कोई भी आर्थिक राजनीतिक रूप से कोई भी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होती हैं तो ऐसे में हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो अमेरिका मीडिएटरशिप कर रहा है दोनों तरफ, तालिबान और अफगानिस्तान की जो निर्वाचित सरकार है उनके बीच में शांति वार्ता में, पर उसी केस में आप देखोगे तो पाकिस्तान भी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है। तो कहा तो ये जा रहा है कि अमेरिका की मदद की जा रही है पाकिस्तान की, पर पाकिस्तान अमेरिका के इशारे पर न चलकर अपने खुद की ज़रूरतों को, खुद के हितों को भी ध्यान में रख के आगे बढ़ रहा है। तो निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है, देखो शांति वार्ताएं तो हो रही हैं पर असमंजस लगातार बना हुआ है। बाइडेन प्रशासन क्या अफगानिस्तान की धरती को इतनी आसानी से छोड़ देगा क्या, सवाल एक तो ये उठ रहा है। इसके अलावा तालिबान का अगर वर्चस्व अफगानिस्तान में आ जाता है तो वहाँ पर
मजबूत उज़्बेक और ताजिक, ये क्या तालिबान की रूलिंग को मान लेंगे? क्योंकि हमने अभी देखा कि वहाँ पर जो उज़्बेक, ताजिक, हज़ारा ये कम्युनिटी कहीं ना कहीं तालिबान के रूल को बिल्कुल इग्नोर करना चाहती है। क्या ईरान तालिबान के रूल को चाहेगा? क्योंकि तालिबान भी तो कहीं ना कहीं सुन्नी कम्युनिटी को ही फेवर करता है। तो ऐसे में ईरान की डोमिनेंस में प्रॉब्लम है, क्योंकि पाकिस्तान, तालिबान अगर सेटल होता है तो पाकिस्तान की पकड़ अच्छी होती है, और पाकिस्तान की पकड़ अच्छी होती है तो उस केस में ईरान बिल्कुल भी खुश नहीं होगा, तो ईरान भी सेटलमेंट नहीं चाहेगा। तो सवाल ये है कि जियोपॉलिटिक्स जो है वो कहीं ना कहीं फंसी पड़ी है। तो ऐसे में अफगानिस्तान में शांति अभी बहुत दूर की कौड़ी यहाँ पर नज़र आ रही है। तो ये है पूरा मुद्दा जिसको हमें डिस्कस करना था कि क्या चल रहा है अफगानिस्तान में अभी। बाकी और ऐसे ही आपको इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हर संडे को एक वीडियो मिलता रहेगा। कंटिन्यू फॉलो करते रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।